नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करेंगे जो आपके एपीओ एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें ऑप्शन ए दिया गया है, धारा 128 हमला, धारा 129 बल, धारा 130 हमला, धारा 114 घोर उपहति। तो इसमें से यह बताना है कि कौन सा सही युग्म सुमेलित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 130। बीएनएस की धारा 130 में दोस्तों हमले के बारे में बताया गया है, हमले के संबंध में बात की गई है। बीएनएस की धारा 130 में हमले के संबंध में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, ए नदी के किनारे रस्सी से बंधी नाव पर बैठा है, बी नाव की रस्सी खोल देता है जिससे नाव बहने लगती है। यदि यह कार्य ए की सहमति के बिना तथा उसे भय कारित करने के आशय से किया गया हो तो बी किस धारा के अंतर्गत जो है उत्तरदायी होगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली दोस्तों पूछा गया है कि ए नाम का एक व्यक्ति है, यह नदी के किनारे एक नाव बंधी है रस्सी से, उस पर बैठा है। अब बी नाम का एक व्यक्ति नाव की रस्सी खोल देता है जिससे नाव बहने लगती है। यदि ये काम जो है ए नाम के व्यक्ति की सहमति के बिना तथा उसे भय कारित करने के आशय से किया गया हो तो बी किस धारा के अंतर्गत जो है उत्तरदायी होगा। इसमें ऑप्शन दिए गए, धारा 128, धारा 129, धारा 130 या धारा 131। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 129। बीएनएस की धारा 129 में दोस्तों आपराधिक बल के संबंध में बात की गई है। आपराधिक बल के संबंध में अपनी पिछली वीडियोस में भी दोस्तों मैंने बल, आपराधिक बल और हमले के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे उसका लिंक है, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धारा 129 जिसमें आपराधिक बल के बारे में बात की गई है। तो यह होगा आपराधिक बल जिसे धारा 129 में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसमें, प्रत्येक आपराधिक बल में बल का होना आवश्यक है। प्रत्येक बल आपराधिक बल होता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें पहला जो दिया है कि प्रत्येक आपराधिक बल में बल का होना आवश्यक है, और दूसरा है प्रत्येक बल आपराधिक बल होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही विकल्प चुनिए। केवल एक सही होगा, केवल दो सही होगा, दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे। तो इसमें से दोस्तों ऑप्शन चुनिए कि कौन सा इसमें से ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि प्रत्येक आपराधिक बल में बल का होना आवश्यक है, पहला कथन ये हो गया। दूसरा कथन है प्रत्येक बल आपराधिक बल होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही होगा। केवल पहला कथन इसमें दोस्तों सही होगा। ये दोस्तों यहाँ पे नंबरिंग हो जाएगी 1 और 2। तो इसमें दोस्तों केवल एक सही होगा, पहला सही होगा कि प्रत्येक आपराधिक बल में बल का होना आवश्यक है। जो भी प्रत्येक आपराधिक बल है उसमें बल का होना आवश्यक है। दूसरा कथन दोस्तों जो इसमें बताया गया है कि प्रत्येक बल आपराधिक बल होता है, ऐसा नहीं होता, प्रत्येक बल आपराधिक बल नहीं होता। ठीक है, तो इसमें पहला कथन ठीक होगा कि प्रत्येक आपराधिक बल में प्रत्येक क्रिमिनल फोर्स में बल का होना यानी फोर्स का होना आवश्यक है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आपराधिक बल का आवश्यक तत्व कौन सा है। तो इसमें आपको आपराधिक बल का आवश्यक तत्व बताना है। इसमें ऑप्शन दिए गए, केवल बल का प्रयोग, बिना सहमति के बल का प्रयोग तथा उपहति, भय या शोभ कारित करने का आशय या ज्ञान, केवल शारीरिक पीड़ा या केवल धमकी। तो इसमें आपको बताना है कि आपराधिक बल का आवश्यक तत्व कौन सा होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपराधिक बल का जो आवश्यक तत्व है वह है बिना सहमति के बल का प्रयोग तथा उपहति। दोस्तों ये क्षति होगा, यहाँ पे उपहति नहीं होगा, यहाँ पे क्षति होगा। क्षति, भय या शोभ कारित करने का आशय या ज्ञान। तो बिना सहमति के बल का प्रयोग तथा किसी को क्षति, भय या शोभ कारित करने के आशय से या इस ज्ञान से बल का प्रयोग करना।
ठीक है, तो यह आपराधिक बल का आवश्यक तत्व है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है सदोष अवरोध और सदोष परिरोध में मूल अंतर क्या है। सदोष अवरोध होगा दोस्तों रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, और सदोष परिरोध बोलते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को। ठीक है, तो सदोष अवरोध और सदोष परिरोध में मूल अंतर क्या है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों समान है। सदोष अवरोध में एक दिशा में जाने से रोका जाता है, जबकि सदोष परिरोध में व्यक्ति को सीमित सीमा के भीतर रोक दिया जाता है। नेक्स्ट है इसमें, दोनों में केवल चोट पहुंचाना आवश्यक है, या दोनों केवल सरकारी अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सदोष अवरोध में एक दिशा में जाने से रोका जाता है, जबकि जो सदोष परिरोध है जिसे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट बोलते हैं, इसमें व्यक्ति को एक सीमित सीमा के भीतर जो है रोक दिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों मैंने सदोष अवरोध और सदोष परिरोध पे एक वीडियो बनाई है, यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे उसका लिंक है, आप वहां से जाके इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है एक्स ने नदी के किनारे रस्सी से बंधी नाव की रस्सी जो है खोल दी, जिससे नाव बहने लगी। यदि उसने यह कार्य वाय की सहमति के बिना, वाय जो है दोस्तों उस नाव पर बैठा हुआ व्यक्ति, उस नाव पे सवार व्यक्ति है, यदि उसने यह कार्य वाय की सहमति के बिना तथा उसे भय कारित करने के आशय से किया तो यह होगा। तो यह क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं, केवल बल होगा, आपराधिक बल होगा, हमला होगा, या सदोष परिरोध होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपराधिक बल। यह जो है आपराधिक बल होगा। जैसा दोस्तों हमने ऊपर भी देखा था, बिना किसी की सहमति के उस पर बल का प्रयोग करना, और बल का प्रयोग इस आशय से करना कि जिससे उसे क्षति, भय या शोभ कारित किया जा सके उसके साथ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपराधिक बल। नेक्स्ट है, क ने ख की सहमति के बिना उसे भयभीत करने के आशय से एक उग्र कुत्ता उसकी ओर छोड़ दिया। क का कृत्य क्या होगा? क नाम का एक व्यक्ति है, इसने ख की सहमति के बिना उसे भयभीत करने के आशय से एक उग्र कुत्ता उसकी ओर छोड़ दिया। तो इसमें यह बताना है क का कृत्य क्या होगा। ऑप्शन ए है हमला होगा, आपराधिक बल, उपहति या सदोष अवरोध। तो इसमें से दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर होगा, आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है घोर उपहति यानी ग्रीवस हर्ट में निम्न में से कौन सम्मिलित है। तो जो घोर उपहति है, जो घोर उपहति है यानी ग्रीवस हर्ट है, इसमें निम्न में से कौन सम्मिलित है? ऑप्शन दिए गए, साधारण खरोंच, हड्डी का टूटना, हल्की सूजन या मामूली दर्द। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हड्डी का टूटना। हड्डी का टूटना जो है घोर उपहति की श्रेणी में आएगा, यानी ग्रीवस हर्ट में आएगा। ठीक है, जैसा हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी पढ़ा था उपहति और घोर उपहति वाले चैप्टर में, कि घोर उपहति के अंतर्गत 8 प्रकार की उपहतियां शामिल है जिन्हें घोर उपहति की श्रेणी में रखा गया है। उसमें से एक यह भी है कि किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद, तो वह क्या कहलाएगा? ग्रीवस हर्ट यानी घोर उपहति कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमला यानी एजॉल्ट किससे बनता है। तो हमला एजॉल्ट किससे बनता है? केवल चोट पहुंचाने से, अंग विक्षेप यानी जेस्चर या तैयारी यानी किसी प्रेपरेशन जिससे सामने वाले को आपराधिक बल के प्रयोग की आशंका हो, केवल गाली देने से, या केवल धक्का देने से। तो इसमें से दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर होगा कि हमला किससे बनता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग विक्षेप यानी जेस्चर, ऐसा कोई भी जेस्चर या ऐसी कोई भी तैयारी यानी प्रेपरेशन जिससे सामने वाले को यह आशंका हो जाए कि वो उस पर आपराधिक बल का जो है प्रयोग होने वाला है। ठीक है, तो यह हमला कहलाएगा, हमला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है सदोष अवरोध यानी रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का आवश्यक तत्व क्या है। तो सदोष अवरोध जो है जिसे रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट बोलते हैं, इसका आवश्यक तत्व क्या है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं,
किसी व्यक्ति को सभी दिशाओं में जाने से रोकना, किसी व्यक्ति को उस दिशा में जाने से रोकना जहां उसे जाने का अधिकार है, किसी व्यक्ति को घर में बंद करना, किसी व्यक्ति को मारना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी व्यक्ति को उस दिशा में जाने से रोकना जहां उसे जाने का अधिकार है। तो यह क्या कहलाएगा दोस्तों, यह कहलाएगा सदोष अवरोध यानी रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। और इसे बीएनएस की कौन सी धारा में बताया गया है दोस्तों, तो इसे बीएनएस की धारा 126 में बताया है। आपको धारा भी याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। एपीओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपकी एपीओ एग्जाम में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इनको अच्छे से देखना है। नेक्स्ट है बीएनएस के अनुसार व्यक्ति यानी पर्सन में कौन सम्मिलित है। तो भारतीय न्याय संहिता में व्यक्ति को कैसे परिभाषित किया गया है कि व्यक्ति कौन है, पर्सन कौन है और इसमें कौन सम्मिलित है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, केवल प्राकृतिक व्यक्ति, केवल कंपनी, प्राकृतिक व्यक्ति, कंपनी तथा व्यक्तियों का संघ, या केवल सरकारी संस्था। तो व्यक्ति यानी पर्सन में कौन सम्मिलित है यह पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। बीएनएस के अनुसार जो व्यक्ति यानी पर्सन में सम्मिलित है वह है प्राकृतिक व्यक्ति, कंपनी तथा व्यक्तियों का संघ। ये सभी दोस्तों व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं, यानी पर्सन के अंतर्गत, ठीक है। और इसे बीएनएस की कौन सी धारा में बताया गया है, इसे बीएनएस की धारा 2 की उपधारा 26 में बताया गया है। इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है कि बीएनएस की धारा 2 की उपधारा 26 में व्यक्ति को बताया गया है, यानी पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट है क ने आत्मरक्षा में ख को धक्का दिया ताकि वह चाकू से हमला न कर सके। क का कृत्य किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। क नाम का एक व्यक्ति है, इसने अपनी आत्मरक्षा में ख नाम के व्यक्ति को धक्का दिया ताकि वह जो है यानी ख जो है इस पे चाकू से हमला न कर सके। तो क का कृत्य किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। तो इसमें ऑप्शन दिए गए सदोष अवरोध, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, आपराधिक बल या हमला। तो इसमें क का कृत्य बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का जो सिद्धांत है इसके अंतर्गत क का कृत्य आएगा, क्योंकि क ने अपने आप को बचाने के लिए ख से उसे धक्का दिया है, ठीक है। तो यह निजी प्रतिरक्षा का अधिकार होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों इसमें और दूसरा है ये, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार अपने शरीर की रक्षा के लिए उपलब्ध है, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार अन्य व्यक्ति के शरीर की रक्षा के लिए भी उपलब्ध है। तो इसमें दोस्तों आपको दोनों कथनों में से बताना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिए गए केवल एक सही होगा, केवल दूसरा सही होगा, या दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे। तो निजी प्रतिरक्षा का अधिकार अपने शरीर की रक्षा के लिए उपलब्ध है, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार अन्य व्यक्ति के शरीर की रक्षा के लिए भी उपलब्ध है। दोस्तों ये मैंने आपको निजी प्रतिरक्षा के अधिकार वाले चैप्टर में पढ़ाया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों सही। जो निजी प्रतिरक्षा का अधिकार है अपने शरीर की तो रक्षा करना ही है, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की रक्षा के लिए भी निजी प्रतिरक्षा का अधिकार जो है उपलब्ध है, ठीक है। तो इसके दोनों कथन सही होंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपहति नहीं है। तो निम्न में से बताना है कौन सा उपहति नहीं है। उपहति यानी दोस्तों हर्ट नहीं है। तो ऑप्शन दिए गए हैं शारीरिक पीड़ा, रोग, अंग शैथिल्य या अपमान। तो इसका दोस्तों आपको राइट ऑप्शन बताना है कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपमान। अपमान दोस्तों जो है ये हर्ट नहीं है, अपमान उपहति नहीं है, ठीक है। बाकी शारीरिक पीड़ा, रोग और अंग शैथिल्य ये तीनों उपहति के अंतर्गत आते हैं, यानी हर्ट है। यानी इसकी दोस्तों हमने परिभाषा भी देखी थी इस वाली वीडियो में, उपहति और घोर उपहति वाले में, कि जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है तो वह क्या करता है, हर्ट करता है, यानी उपहति कारित करता है, ठीक है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपमान। अपमान उपहति में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, एक्स नाम का एक व्यक्ति है, इसने वाई की एक उंगली स्थायी रूप से काट दी जिससे उसकी उंगली शरीर से अलग हो गई। अब एक्स नाम का एक व्यक्ति है, वाई नाम का व्यक्ति है। एक्स नाम के व्यक्ति ने वाई नाम के व्यक्ति के हाथ की जो है उंगली काट दी और परमानेंटली वह उसके शरीर से, बॉडी से अलग हो गई। तो यह क्या होगा, यह किसके अंतर्गत आएगा? क्या यह उपहति होगा, यह घोर उपहति होगा, यह हमला होगा, या यह आपराधिक बल होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें ऑप्शन में से बताइए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। यह होगा घोर उपहति की श्रेणी में आएगा, यानी ग्रीवियस हर्ट की श्रेणी में आएगा। इसमें जैसे हमने देखा था कि 8 प्रकार के बताए गए हैं घोर ऐसी उपहति जो ग्रीवियस हर्ट की उसमें आएंगे। तो इसमें से एक यह भी था कि किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का स्थायी रूप से ह्रास कर देना या किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद कर देना। ठीक है, तो यह घोर उपहति के अंतर्गत आएगा कि एक्स नाम का व्यक्ति वाई नाम के व्यक्ति की एक उंगली स्थायी रूप से यानी परमानेंटली काट देता है जिससे उसकी उंगली जो है शरीर से अलग हो गई। तो यह घोर उपहति की यानी ग्रीवियस हर्ट की श्रेणी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है घोर उपहति की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो जो घोर उपहति है, जो ग्रीवियस हर्ट है, इसे बीएनएस की कौन सी धारा में बताया गया है? ऑप्शन दिए गए धारा 114, धारा 115, धारा 116 या धारा 117। तो इसमें से बताइए दोस्तों कौन सी धारा में घोर उपहति के संबंध में बात की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बीएनएस की धारा 116 में घोर उपहति यानी ग्रीवियस हर्ट को परिभाषित किया गया है, ग्रीवियस हर्ट के संबंध में बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, पी ने क्यू की ओर बंदूक तान दी लेकिन गोली नहीं चलाई। क्यू को तत्काल यह विश्वास हो गया या यह आशंका हो गई कि उस पर आपराधिक बल का प्रयोग होने वाला है, कि उस पर यानी उस पर गोली चलाई जाने वाली है। तो यह कहलाएगा। तो पी का कृत्य क्या होगा इसमें? केवल तैयारी, हमला, आपराधिक बल या उपहति? तो इसमें से बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हमला। हमला, या जैसे दोस्तों पी ने क्यू नाम के व्यक्ति की ओर बंदूक तान दी लेकिन गोली नहीं चलाई, परंतु क्यू नाम के व्यक्ति को यह विश्वास हो गया या यह आशंका हो गई कि उस पर आपराधिक बल का प्रयोग होने वाला है या पी नाम का व्यक्ति उस पर गोली चलाने ही वाला है। तो यह किस श्रेणी में आएगा? यह आएगा हमले की श्रेणी में। यह हमला कहलाएगा और जिसे बीएनएस की धारा 130 में बताया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमला। बी का कृत्य हमला होगा। नेक्स्ट है तथ्य की भूल यानी मिस्टेक ऑफ फैक्ट से संबंधित उपबंध बीएनएस की किस धारा में है? तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट से संबंधित उपबंध बीएनएस की किस धारा में है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं धारा 16, धारा 17, धारा 18 या धारा 19। तो इसमें से दोस्तों आपको इसका राइट ऑप्शन बताना है, कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 17 में, बीएनएस की धारा 17 में मिस्टेक ऑफ फैक्ट से संबंधित बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है वैध संरक्षक की सहमति के बिना किसी अवयस्क को ले जाना क्या कहलाता है? वैध संरक्षक की सहमति के बिना उसकी कंसेंट के किसी अवयस्क यानी किसी शिशु को ले जाना क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन दिए गए अपहरण यानी एब्डक्शन, विधिपूर्ण निरोध, किडनैपिंग यानी व्यापहरण इसे बोलते हैं, और सदोष अवरोध। तो इसमें से बताना है कि कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किडनैपिंग, यानी जिसे बोलते हैं दोस्तों व्यपहरण। तो वैध संरक्षक की सहमति के बिना उसकी कंसेंट के किसी शिशु को ले जाना व्यपहरण यानी किडनैपिंग कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, व्यपहरण और अपहरण वाली वीडियो मैंने आपको पढ़ाई है, जिसमें मैंने इन दोनों चीज़ों को कि अपहरण क्या है और व्यपहरण क्या है इसको क्लियर किया है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर उसका लिंक है, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें
एम ने एन को बदनाम करने की धमकी देकर उससे 50,000 रुपये ले लिए। यह कौन सा अपराध है? एम नाम का एक व्यक्ति है, इसने एन नाम के व्यक्ति को धमकी देकर इससे 50,000 रुपये जो है ले लिए, इससे वसूल कर लिए। तो यह कौन सा अपराध होगा? ऑप्शन दिए गया चोरी, उगाही यानी एक्सटॉर्शन, लूट या आपराधिक न्यासभंग। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों उगाही यानी एक्सटॉर्शन। उगाही यह कहलाएगा, उगाही का अपराध होगा यह, यानी एक्सटॉर्शन, कि एम नाम का व्यक्ति ने एन नाम के व्यक्ति को धमकी दी कि उसे वह 50,000 रुपये दे दे। तो यह एक्सटॉर्शन कहलाएगा, उगाही कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अपराध स्त्री की सहमति के बिना यानी उसका पीछा यानी स्टॉकिंग करने से संबंधित है? इसमें दोस्तों धारा बतानी है कि कौन सी धारा जो स्त्री की सहमति के बिना उसका पीछा यानी जिसे बोलते हैं स्टॉकिंग करने से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए धारा 75, धारा 76, धारा 77 या धारा 78। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 78। बीएनएस की धारा 78 में स्टॉकिंग यानी पीछा करने के संबंध में बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धारा वोयरिज्म यानी झांक कर देखना या गुप्त रूप से देखना, दोस्तों इसे दृश्य रतिकता भी बोलते हैं, दृश्य रतिकता यानी वोयरिज्म। तो निम्नलिखित में से कौन सी धारा में वोयरिज्म यानी इसको बताया गया है या कौन सी धारा वोयरिज्म से संबंधित है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं धारा 74, धारा 75, धारा 76 या धारा 77। दोस्तों ये ऑप्शन धारा 77 होगा, 77। ठीक है, तो इसमें से बताइए दोस्तों इसका कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, धारा 77 में, धारा 77 में वोयरिज्म को परिभाषित किया है। वोयरिज्म यानी दृश्य रतिकता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 77 यानी धारा 77। नेक्स्ट है क ने एक महिला के निजी क्षणों का वीडियो उसकी सहमति के बिना रिकॉर्ड कर लिया, उसका अपराध किस धारा के अंतर्गत आएगा? क नाम का एक व्यक्ति है, उसने एक महिला के निजी क्षणों यानी जो भी उसके प्राइवेट मोमेंट्स हैं उसका वीडियो जो है उसने उसकी सहमति के बिना रिकॉर्ड कर लिया फ़ोन में। तो यह जो अपराध किस धारा के अंतर्गत आएगा? सबसे पहले तो ये समझिए दोस्तों ये किस प्रकार का यह अपराध होगा? यह होगा दृश्य रतिकता यानी वोयरिज्म। ठीक है, यदि आपको पता लग गया है कि यह वोयरिज्म है, यह अपराध वोयरिज्म है, दृश्य रतिकता है, तो जैसा हमने ऊपर अभी पढ़ा कि यह कौन सी धारा में आएगा दोस्तों, इसमें धारा 74, धारा 75, धारा 76 या धारा दोस्तों ये 77 करना यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बीएनएस की धारा 77 यानी 77 में दृश्य रतिकता को परिभाषित किया गया है यानी वोयरिज्म। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 77। नेक्स्ट है एक व्यक्ति 10 वर्ष के बच्चे को उसके वैध संरक्षक की अनुमति के बिना बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता है। यह कृत्य मुख्यतः बीएनएस की किस धारा के अंतर्गत आएगा? ठीक है, तो एक व्यक्ति जो है 10 वर्ष के बच्चे को उसके वैध संरक्षक की अनुमति के बिना अपने साथ बहला फुसलाकर ले जाता है। तो यह कृत्य जो है बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत आएगा? सबसे पहले दोस्तों यह समझिए कि यह अपराध किस प्रकार का है, यह अपराध कौन सा है? तो यह होगा व्यपहरण। व्यपहरण भी दोस्तों 2 प्रकार का मैंने आपको पढ़ाया है। 2 प्रकार का व्यपहरण होता है जिसमें मैंने आपको बताया था, एक तो होता है भारत में से व्यपहरण और दूसरा है विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण। ठीक है, तो यह विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण यानी किडनैपिंग के संबंध में बात की गई है। ठीक है, तो यह अपराध होगा दोस्तों, यह कहलाएगा व्यपहरण यानी किडनैपिंग और इसे बीएनएस की धारा 137 में बताया गया है। ठीक है,
इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बीएनएस की धारा 137 में यह अपराध यानी किडनैपिंग, व्यपहरण को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से बलात्कार यानी बलात्संग यानी रेप की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो दोस्तों जो बलात्संग है यानी रेप है, इसे बीएनएस की कौन सी धारा में बताया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, धारा 63, धारा 64, धारा 65 या धारा 66। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 63। बीएनएस की धारा 63 यानी 63 में रेप के संबंध में बात की गई है, रेप को परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये था भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो आपके आने वाले एपीओ एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में। धन्यवाद।